नमस्कार दोस्तों। आज देश में ही नहीं विश्व में चर्चा हो रही है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू इंडियन पॉलिटिक्स स्पीच पर नवाज रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्रिकेट प्लेयर पारी की शुरुआत करते हुए अंत तक वो नॉट आउट रहता है और वह टीम जीत जाती है। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू अपनी जीवन की यात्रा काल से लेकर के अंतिम समय तक भारत को सब कुछ दिया, जिसे लेकर के आज के तक के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात कि उनकी देन ही पंचवर्षीय योजना है, योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। योजना आयोग को तत्कालीन बीजेपी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने खत्म करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का नाम दे दिया, जिसके कारण जिस गति से भारत का विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए, बहुमुखी विकास होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए जिम्मेवार होता था। उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता था क्योंकि अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री ही होते थे। लेकिन आज यह नीति आयोग का पता ही नहीं चलता है कि इसका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है। एक तरह से यह संस्था भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि कहीं कोई परिणाम सही नहीं आया, चाहे वो प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट हो या जो भी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उसका कुछ अता पता नहीं चला। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बाद जितने भारत में संस्थान बने, चाहे IIT हो, चाहे मैनेजमेंट से संबंधित हो, चाहे बोकारो स्टील प्लांट हो या और जो भी इस तरह के प्लांट बने या न्यूक्लियर प्लांट बने, वे सब जवाहरलाल नेहरू के ही देन है। आज यही सब प्लांट और संस्थान आज भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वो बांध निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने डैम या बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जो आज केवड़िया में, जो गुजरात राज्य के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध बनाया गया, वह है जवाहरलाल नेहरू की ही देन, जो सरदार सरोवर बांध के नाम से प्रसिद्ध। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता में मजबूती के साथ उनको विश्वास था जवाहरलाल नेहरू को, जिसका प्रमाण यह है कि उन्होंने देश में हमेशा सौहार्द सांप्रदायिकता में विश्वास किया और सभी समुदाय के लोगों को उन्होंने सभी संस्थानों में स्थान दिया, जिसका उदाहरण आपका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, उसके बाद और जो भी राष्ट्रपति बने या राज्यों के मुख्यमंत्री बने या राज्यपाल बने, उन्हीं के दौर से शुरू होता है। इससे राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती मिली। उन्हें मजबूत लोकतंत्र में आस्था थी। इसका प्रमाण यह है कि जब वो संसद का सत्र शुरू होता था, तब संसद में वो प्रवेश करते ही सभी सांसदों को और वहाँ बैठे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे। इससे यह साबित होता है कि लोकतंत्र में सब बराबर है। वो अलग बात है कि कोई प्रधानमंत्री के पद पर है, कोई गृह मंत्री के पद पर है,
कोई उपाध्यक्ष के पद पे है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के कारण वो संसद में सभी को प्रणाम करते थे। यह तो पता करने की ज़रूरत है। तो इससे लगता है कि लोकतंत्र में उनको कितनी गहरी आस्था थी। लेकिन आज के प्रधानमंत्री तो बोलने भी नहीं देते हैं। जब कोई संसद से लेकर के सड़क तक आवाज़ उठाते हैं तो उनके पीछे CBI ED लगा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब स्वर्गीय वाजपेयी जी ने जब वो पहली बार सांसद बने थे तो संसद में कुछ बात को रखे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनोगे। और वो वाजपेयी जी का सपना साकार भी हुआ, क्योंकि उनमें पॉजिटिव एनर्जी आई, पॉजिटिव काम किए और वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। इसके बाद उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सब लोग जानते हैं, चाहे वो विदेश नीति के लेकर के हो, क्योंकि शीतकाल के दौर में सभी देश जो 47 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक जो आज़ाद हुए, वो सब डर के साए में जी रहे थे, क्योंकि शीत युद्ध का एक और नेतृत्व सोवियत संघ और दूसरी ओर अमेरिका कर रहा था और विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। ऐसी स्थिति में उन्होंने 1961 ईस्वी में बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो देश भय के साए में जी रहे थे वो सभी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करने लगे और भारत के नेतृत्व में घोषणा किए कि न वो अमेरिका के नेतृत्व में रहेंगे, न वो सोवियत संघ के नेतृत्व में रहेंगे। जो देश अमेरिका के नेतृत्व में रहे या सोवियत संघ के नेतृत्व में रहे, वो देश बर्बाद हो चुका है। इसका उदाहरण पश्चिम एशिया के देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जो पड़ोस में देख रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि गुट निरपेक्षता की जो उनकी नीति थी, किस तरह से वैश्विक संबंध को मजबूत किया, विश्व के लोगों को एक साथ लाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने विश्व के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था करने के लिए सिखाया। और जो देश उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव में पड़ा वो आज तक बर्बाद हो गया, जिसका उदाहरण फिर मैं एक बोल रहा हूँ, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश देख लीजिए, पश्चिमी एशिया के देश देख लीजिए, या अफ्रीकन कंट्रीज को देख लीजिए। क्योंकि जहाँ जहाँ जो देश अमेरिका और रूस के प्रभाव में आए, ये देश अपने वहाँ पे औद्योगिक व्यवस्था को स्थापित किया और सारा उनका रिसोर्स वो ख़त्म कर दिया। चाहे तेल हो, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे इस तरह के खाद्यान्न, इस तरह के खनिज संपदा हो। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत को किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद बचा करके रखा और बचाने के बाद किस तरह से भारत की छवि को भारत में बढ़ाया, ये सभी लोग जानते हैं। इस तरह से देखा जाए तो नेहरू जी अपनी प्रारंभिक जीवन से अंत तक भारतीय पॉलिटिक्स के पिच पर नवाद खेलते हुए अलविदा हो गए। लेकिन आज़ादी के पहले भी उन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही बने और उस स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही बन करके भारत की आज़ादी में जोर शोर से भाग लिया और भारत में भ्रमण करते रहे महात्मा गांधी के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को आज़ादी हुई। इस तरह से यह सही कहना है, मेरा सही कहना है कि इंडियन पॉलिटिक्स के पिच पर जवाहरलाल नेहरू कालजयी हैं, शाश्वत हैं। क्योंकि कालजयी का मतलब होता है कि जो हर काल में जिंदा हो। आदमी जरूर मर जाता है लेकिन उसका विचारधारा जिंदा होता है। जैसे निराला की कविता, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, ये सब कालजयी रचनाएं हैं। इस तरह की रचनाएं बहुत सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन सूर्यकांत निराला त्रिपाठी का जो
संघर्ष है वो राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता जैसे, सरोज स्मृति जैसे कविताओं में दिखाई देता है, जो कालजाई रचनाएं हैं। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू का जीवन इंडियन पॉलिटिक्स के पिच पर कालजयी रहा है। थैंक्स।